हम लोग शुरू करते हैं ऑसिलेशन। यूनिट का नाम है ऑसिलेशन इन वेव, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। देखिए ऑसिलेशन में क्या है, आपको पता है कि आपने जब 11th हमने शुरू किया था तो हमने सबसे पहला पढ़ा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बाद पढ़ा रोटेशनल मोशन, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? ऑसिलेशन। तो देखिए ऑसिलेशन में सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि पीरियोडिक मोशन क्या होता है। टू द पॉइंट बात करते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत पास हैं। तो देखिए पीरियोडिक मोशन जो होता है एक ऐसा मोशन जिसमें एक बॉडी अपनी फिक्स्ड टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करे। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करे, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियोडिक मोशन। एक ऐसा मोशन जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या करे? अपने पाथ को रिपीट करे, उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का मोशन सन के अराउंड एक पीरियोडिक मोशन है। अप्रॉक्सीमेट 365 दिन में हमारी अर्थ पूरा चक्कर लगा लेती है सन के अराउंड, यानी उसका मोशन कैसा है? पीरियोडिक। हमारी जो वॉच होती है, डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, एनालॉग घड़ियाँ जो होती हैं, चाहे वो वॉल क्लॉक हो, चाहे वो आपका रिस्ट वॉच हो, ठीक है, या वॉल क्लॉक हो आपकी, तो इन सब में क्या होता है? मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड होते हैं। अब मिनट हैंड क्या करता है? मिनट हैंड कितने मिनट में मिनट हैंड हमारा कैसा मोशन कर रहा है? पीरियोडिक मोशन कर रहा है। क्यों? 60 मिनट में अपने पाथ को रिपीट करता है। सेकेंड हैंड भी क्या कर रहा है? अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। 60 सेकंड में हर बार वो अपने पाथ को रिपीट करता है, यानी उसका मोशन भी कैसा है? पीरियोडिक। और अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो 12 आर में वो अपने पाथ को रिपीट करता है, यानी आर हैंड भी हमारा पीरियोडिक मोशन ही कर रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करे, उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। पीरियोडिक मोशन में ही एक पार्ट आता है जिसे बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? एक ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट तो करे, लेकिन उसका मोशन की जो ट्रेजेक्ट्री है वो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ होनी चाहिए। मतलब ऐसे, जैसे पेंडुलम होता है ना, तो पेंडुलम की एक मीन पोजीशन होती है, तो उसके अलोंग वो, अरे बार बार आउट फोकस हो रहा है, आजा रे, आले रे आले। जैसे कि आपने देखा होगा आप एक पेंडुलम की बात करिए। अब आप पेंडुलम को मान लीजिए कि आपने स्ट्रिंग लिया, उसमें एक बॉब लगा दिया, उसे छोड़ दिया, वो यहाँ रुका हुआ है, आपने उसे ऐसे पकड़ के छोड़ दिया, वो ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑसिलेट। तो इसमें भी हमारा ये पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट तो करती है, लेकिन उसकी जो नेचर होता है वो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ होता है। जैसे कि आप एक स्प्रिंग को बांध दीजिए किसी वॉल पर, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक इस तरह से एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ली, यहाँ पर एक स्प्रिंग को ऐसे सस्पेंड बांधा, एक एंड को फिक्स कर दिया, यहाँ पर mkg का ब्लॉक लगाया, खींचा और छोड़ दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी? ऑसिलेट करेगी, टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ। ठीक है, टू एंड फ्रो या फिर क्या? बैक एंड फोर्थ। आपका जो सिंपल पेंडुलम है वो भी ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे मोशन करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका मोशन भी आपका ऑसिलेटरी मोशन है। कैसा मोशन है? ऑसिलेटरी। तो ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें हमारी बॉडी किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट के लॉन्ग टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करे, लेकिन इसमें भी टाइम इंटरवल फिक्स रहता है। मतलब अच्छा, इसमें जरा मैं आपको यहीं पर एक चीज़ समझा दूँ ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि भाई जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अर्थ 365 डेज में अपने पाथ को रिपीट करती है, यानी उसका टाइम इंटरवल फिक्स है। उसी प्रकार से इसका टाइम इंटरवल क्या होगा? तो टाइम इंटर, अब चूंकि टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है, तो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन में अब हम बात करते हैं कि एक कंप्लीट मतलब टाइम पीरियड कैसे, कितना काउंट होता है। अब मान लीजिए यहाँ से हमारा पेंडुलम चलता है, पहले इधर जाएगा, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, ठीक है, फिर यहाँ पर वापस आएगा, क्या हो गया? कंप्लीट ऑसिलेशन? नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में गया है। अब वापस मतलब आपका पेंडुलम वापस यहाँ आ गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब पेंडुलम इधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और उसके बाद वापस फिर यहाँ पर आएगा। तो ये जो पूरा इसने मोशन करा, यहाँ से गया मान लीजिए राइट साइड, फिर मीन पोजीशन, फिर लेफ्ट साइड, देन अगेन मीन पोजीशन, तो हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट ऑसिलेशन। और ये मान लीजिए इसको यहाँ से चलकर वापस यहाँ तक आने में 4 सेकेंड लगे, तो हर बार ये 4 सेकेंड में अपने पाथ को रिपीट करेगा। ऑल्दो ये डैम्ड होते हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे। तो अभी मान के चल रहे हैं कि हमारा टाइम इंटरवल फिक्स है। ठीक, स्प्रिंग की बात करो, मान लो स्प्रिंग की मेन पोजीशन है,
पहले इधर जाएगी, फिर मीन पोजीशन पर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर वापस इधर आएगी, यानी इधर से इधर गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, फिर वापस यहाँ आई, फिर इस डायरेक्शन में गई, फिर वापस यहाँ आई, तब उसने एक कंप्लीट ऑसिलेशन किया। ठीक है, तब उसने क्या करा, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो यानी कि यहाँ पर होता क्या है कि मैंने आपको बताया पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी एक फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करती है, उसे पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का ही एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इट इज अ काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट इट्स पाथ, body repeat its path in a fixed time interval but the manner is to and fro or back and forth। टू एंड फ्रो होगा या फिर क्या होगा, बैक एंड फोर्थ। मेरी बात समझ गए, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, उसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, अच्छा पीरियोडिक मोशन का क्या एग्जांपल है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड ऑफ वॉल क्लॉक, सिंपल पेंडुलम, कोई भी नाम ले लो, सब पीरियोडिक मोशन है। बट ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है आपका ऑसिलेशन इन स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, ये सब आपके क्या कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन में हमारा कंफर्म है बॉडी इस तरीके से ऑसिलेट करेगी, जबकि पीरियोडिक मोशन की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बॉडी को एक फिक्स टाइम इंटरवल में पाथ को क्या करना चाहिए, रिपीट। इसीलिए कहा जाता है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता। अर्थ ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, आपका मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रहा है, यानी कि हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं हो सकता, लेकिन हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक होता है। मेरी बात समझ गए। तो ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन है टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ। हाँ अगर पेंडुलम का इस एंड से दूसरे एंड तक जाए सिर्फ, हाँ, वो एक पाथ ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं करता। कौन, यहाँ से चलेगा तो वापस यहाँ आना है, यहाँ से चल है नहीं, ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट। तो देखो भैया, मैंने आपको ऑसिलेटरी मोशन के बारे में बताया। अब ऑसिलेटरी मोशन में ही एक पार्ट और होता है जिसे बोला जाता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, अब इसको जरा ध्यान से समझना, यही पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना है। एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक इंटरनल फोर्स, जिसे बोला जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला जाता है, एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से अगर बॉडी ऑसिलेशन शुरू कर दे, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल ना हो, कोई इंटरनल फोर्स की वजह से अगर हमारी बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देती है, तो उसको कहा जाता है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। क्या कर रही है, एसएचएम। जैसे आपने वॉल क्लॉक देखा है ना, उसमें एक पेंडुलम लगा होता। पुराने ज़माने में हॉरर मूवीज़ में एक घड़ी लगी होती थी जो टन टन बोलती थी, और उसमें एक पेंडुलम होता था, इधर उधर जा रहा होता। वो ऑसिलेटरी कर रहा है लेकिन एसएचएम नहीं है। क्यों, क्योंकि उस वॉल क्लॉक में एक मशीन, एक डिवाइस लगा हुआ है जो एक फोर्स जनरेट करके उसको एक बार इधर और एक बार इधर घुमा रहा है। यानी उसका मोशन ऑसिलेटरी तो है लेकिन उसको एसएचएम की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों, जब तक उसके अंदर वो मैकेनिज्म लगा हुआ है जो पेंडुलम को ऑसिलेट करा रहा है, तब तक वो ऑसिलेट करेगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी कि उसका ऑसिलेशन जो है वो एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से वो फोर्सफुली ऑसिलेट हो रहा है। यानी कि वो ऑसिलेशन की कैटेगरी में तो आएगा लेकिन एसएचएम की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि एसएचएम की कैटेगरी में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक इंटरनल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए जिसकी वजह से बॉडी ऑसिलेट करे। सबसे अच्छा उदाहरण है हमारी स्प्रिंग। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, जब आप स्प्रिंग को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो स्प्रिंग को अगर आपने राइट साइड खींचा, स्प्रिंग को अगर आपने राइट साइड स्ट्रेच किया, मान लीजिए आप स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में लेकर आए, अगर आप स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में लेकर आते हैं तो आप बताइए, अगर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में आती है तो रीस्टोरिंग फोर्स इसके अपोजिट जाता है कि नहीं जाता है। रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, F क्या होता है, -K। आपने तो बस खींच के यहाँ तक लेकर आए, आपने से छोड़ दिया, अब आपने छोड़ दिया, अब दोबारा फोर्स नहीं लगाओगे, लेकिन स्प्रिंग क्या करती रहेगी, ऑसिलेट। तो कौन करा रहा है ऑसिलेशन, ये रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी कि आपका एसएचएम एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है, जिसमें क्या आता है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स ही बॉडी को ऑसिलेट कराता है। मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं कि इंटरनल फोर्स आएगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने बताया कि एक रीस्टोरिंग फोर्स आएगा, ये हर जगह अलग अलग होगा। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा फोर्स
एज अ रीस्टोरिंग काम कर रहा है। जैसे यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स हो गया, यहाँ पर कौन हो गया, स्प्रिंग फोर्स। अगर आप एक टनल बना दो अलोंग द डायमीटर ऑफ अर्थ, आप रिकॉर्डिंग में देखना, यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, अभी नहीं जब मैं बोलूँ तब आप सारी सीक्वेंस में रिकॉर्डिंग देखना। तो टनल में अगर आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो वो भी ऑसिलेट करता है। क्यों करता है वो भी आपने रिकॉर्डिंग में देखना, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। तो उसमें जो है वो टनल में जो बॉडी ऑसिलेट करती है तो वहाँ पर कोई स्प्रिंग फोर्स नहीं आ रहा है, वहाँ पर ग्रेविटी ये काम कर रही है। कौन काम कर रहा है, ग्रेविटी रीस्टोरिंग की तरह काम कर रही है। आप एक यू शेप ट्यूब में वाटर ले लीजिए या कोई लिक्विड ले लीजिए, तो उसमें भी ऑसिलेशन होते हैं, तो वहाँ पर लिक्विड जो लिक्विड का कॉलम होता है वो ऑसिलेशन कराता है। तो मेरी बात समझ रहे, हर जगह रीस्टोरिंग फोर्स अलग अलग होगा। तो यानी कि एसएचएम की कंडीशन सिर्फ एक ही है कि एसएचएम एक ऐसा ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें बॉडी टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन तो करती है, बट विद द हेल्प ऑफ एन रीस्टोरिंग फोर्स, विद द हेल्प ऑफ एन रीस्टोरिंग फोर्स। एक रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही हमारी बॉडी जो है ऑसिलेट करती है। तो ऐसे मोशन को, ऐसे पीरियोडिक मोशन को हम लोग एसएचएम की कैटेगरी में रखते हैं। नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या नाम है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें मैंने बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, आपको बस ये देखना है कि कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, कपड़ा कौन सा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपका रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी ऑसिलेट करती है, जिसके उदाहरण है स्प्रिंग, सिंपल पेंडुलम, सेकेंड्स पेंडुलम, फ्लोटिंग सिलेंडर, ऑसिलेशन ऑफ यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग और टनल अराउंड द डायमीटर ऑफ अर्थ, एयर चैम्बर के अंदर बॉल का ऑसिलेट करना, ये सब आपके एसएचएम की कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि कोई ना कोई फोर्स किसकी तरह काम कर रहा होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। किसकी तरह, रीस्टोरिंग फोर्स। तो अब सबसे पहले बात आती है, जरा हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। एसएचएम, अब जो ठीक है, हमने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो स्ट्रेट लाइन पे हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, सब कुछ जानकारी ली। उसी प्रकार से जब अब हमारी बॉडी एसएचएम कर रही है तो हमें यहाँ पर डिफरेंट इक्वेशंस को बनाना है, ठीक है। अब वो इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, आइए ज़रा हम उसको सीखते हैं। तो अब देखिए होता क्या है ऐसा कहा गया है कि जब एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, जब एक बॉडी क्या करती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, तब उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एसएचएम परफॉर्म करता है अलोंग द डायामीटर। ऐसा कहा जाता है, यहीं से हमारे चैप्टर की शुरुआत हो रही है कि व्हेन अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर परफॉर्म एसएचएम अलोंग द डायामीटर, अलोंग द डायामीटर। अब इसका मतलब क्या है, पहले जरा हम उसे समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए एक हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है, या मान लीजिए एक स्टेडियम है जो बिल्कुल गोल है। आपने एक वॉल खड़ी कर दी यहाँ पर डायमीटर के लॉन्ग, ठीक है ना, एक वॉल ऐसे खड़ी कर दी। और मान लीजिए कि एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है या एक एथलीट है जो यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म, जानते हो ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, सिर्फ क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। मान लीजिए एथलीट ऐसे घूम रहा है, गोल 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 ऐसे घूम रहा है, और मैंने बताया ना, मैंने इमेजिन करी यहाँ पर एक वॉल खड़ी हो गई है। मतलब आज अभी इसको आधा स्टेडियम इधर है, आधा स्टेडियम इधर है, इधर अभी जब यहाँ खड़ा है तो यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ खड़ा होगा तो इस तरफ नहीं दिखाई, मतलब वॉल है, एक फिजिकल वॉल। मान लीजिए मैंने यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट लगा दी है। अगर मैं यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट लगा दूं, अब अगर एथलीट यहाँ पे खड़ा है तो उसका शेडो यहाँ बनेगी सामने वॉल पर। मान लो बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, छोटा सा एक सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पर उसकी शेडो बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अब मान लो कि हमारा जो बॉडी है, यानी कि जो हमारा एथलीट है, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गोल गोल घूम रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है तो जब हमारा एथलीट, या मान लो कोई पार्टिकल है, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा उसकी शेडो यहाँ पर होगी। अब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पर पहुँचेगा तो शेडो यहाँ पर आएगी। जब वो पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो शेडो यहाँ पर आएगी। जब वो पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पहुँच जाएगा तो शेडो भी यहाँ पहुँच जाएगी। पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। उसके बाद वो पार्टिकल यहाँ पर आएगा, जब यहाँ, अच्छा अब आप बताइए, हमारा जो एथलीट था या हमारा जो बॉडी थी उसने भी एक सर्कल का फर्स्ट क्वार्टर कवर करा, तो इस फर्स्ट क्वार्टर को कवर करने पर उसका जो शेडो थी वो यहाँ से इस तरफ ऊपर गई कि नहीं गई। क्या आप शेडो उछल के बाहर चली जाएगी, नहीं। अब जब वो इधर की तरफ आएगा तो शेडो वापस आएगी, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, यानी यही शेडो अब किधर आई, नीचे आई, ओरिजिन की तरफ। किसकी तरफ आई, ओरिजिन की तरफ। अब ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर के बाद सेकंड क्वार्टर। अब बॉडी किधर गई, थर्ड क्वार्टर।
जब हमारी बॉडी थर्ड क्वार्टर पर जाएगी अब क्या होगा, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी, समझ गए। तो अब शेडो ओरिजिन से इधर आ गई, आई कि नहीं आई। अब उसके बाद आता है फोर्थ क्वार्टर, कौन सा आता है, अब जब बॉडी फोर्थ क्वार्टर में जाएगी तब क्या होगा बताइए, जब बॉडी फोर्थ क्वार्टर में जाएगी, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, शेडो फिर वापस आ जाएगी। ठीक, तो अगर मैं इसे मीन पोजीशन या ओरिजिन ले लूँ तो अब आप देखो कि हमारी बॉडी तो परफॉर्म कर रही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मान लो वो बंदा लगातार 20 चक्कर ऐसे ऐसे लगा रहा है, लेकिन ये शेडो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, यानी कि मैंने बॉडी परफॉर्म व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर परफॉर्म व्हाट, SHM along the diameter, SHM along the diameter। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो मैं शेडो नाम ले रहा था कि बॉडी यहाँ पर, शेडो यहाँ पर, इस शेडो को हम फिजिक्स में एक नाम दे रहे हैं, जैसे क्या नाम दिया हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में शेडो का कोई रोल नहीं, कोई वॉल नहीं, कुछ नहीं, बस ये कि हाँ जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगी तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी बॉडी यहाँ पर है, आप परपेंडिकुलर बनाते जाइए तो जो पॉइंट मिलेंगे वो पॉइंट आपके SHM करेंगे अलोंग द डायमीटर। अच्छा, मान लो अगर मैं वॉल ऐसे ना बना के यूं बना देता, वॉल ऐसे बनी होती, तो अब बताओ क्या होता है, मान लो ऐसे यहाँ, मान लो यहाँ पर खड़ा है एथलीट हमारा, अब इधर की तरफ चल रहा है तो शेडो इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, कहीं पे भी कोई भी डायमीटर लगा लीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। आप ये डायमीटर ले लो, अब ये डायमीटर बना लो, अब इस डायमीटर को लोगे, मान लो यहाँ से पार्टिकल चलता है, अब यहाँ से चलेगा तो अभी तो यहाँ ओरिजिन पे होगा, अब ऐसे ऐसे चल रहा है तो शेडो यहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, कोई भी आप डायमीटर ले लीजिए। व्हेन अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर परफॉर्म SHM along the diameter, इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर परफॉर्म SHM along the diameter। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई, जरा देखना, इंक पड़ी हुई है क्या, काली कलर वाली है, नहीं जरूरत नहीं इसको बनाने की, नोट्स तो हैं सारे। सर रिस्टोरिंग फोर्स हमें ऑपोजिट लगता है। हाँ, रीस्टोरिंग मतलब जब बॉडी को रीस्टोर करे, मतलब जिधर डिफॉर्म हुई है बॉडी तो उसके ऑपोजिट रीस्टोरिंग जाएगा, देखा ना। सर अगर बॉडी आगे जा रही है तो उसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स पीछे लगेगा। हाँ, अगर पीछे जा मतलब वापस ऑसिलेट करके इधर की साइड आ रही है तो आगे गई थी, हाँ, पीछे आए तो पीछे लाने वाला फोर्स कौन है, किसकी वजह से आई, मतलब उसका रिस्टोरिंग फोर्स आगे लगेगा पीछे ही लगेगा। भैया रीस्टोर, आप समझे नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी को हमेशा रीस्टोर करती है अपनी इनिशियल पोजीशन में। तो देखिए भैया, मैंने आपको बताया कि मैंने बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर परफॉर्म SHM along the diameter। अब इसी के बेस पे हम अपनी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी, आओ जरा देखते हैं। बार बार आज पता नहीं क्या आउटपुट हो रहा। देखो, मान लो, मानने में कोई बुराई नहीं है कि एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, एक बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है। अब अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो मैंने आपको बताया कि इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या परफॉर्म करेगा, SHM। तो मान लो हमारी बॉडी ऐसे है, ये डायमीटर हो गई और डायमीटर हमारी सपोज A है, और एक पार्टिकल है जो अभी ओरिजिन पे था, कहाँ पर था, एक पार्टिकल यहाँ पर था। अब पार्टिकल यहाँ पर था, अब यहाँ से वो चलना शुरू करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, सपोज A से B पहुँचता है। अब A से B पहुँचने पर सपोज उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो एंगल कवर हुआ, वो सपोज थीटा कवर हुआ। कितना कवर हुआ, अच्छा, जब बॉडी यहाँ पर थी तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ होगा, जब बॉडी यहाँ पहुँच गई तो उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर आ जाएगा, और मीन पोजीशन से हमने मान लिया कि सपोज Y डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, क्योंकि भाई हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। तो मान लीजिए हमारी एक बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में A से B जाती है, तो A से B जाने पर हमारी बॉडी अगर A से B गई है तो उसने एंगल कवर करा थीटा। अगर ये A है तो ये भी क्या होगा भाई, अगर ये रेडियस A है तो ये भी रेडियस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी। अच्छा, अगर ये रेडियस A हो गई, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हमें किसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालनी है, किसकी, उस पार्टिकल की जो SHM परफॉर्म कर रहा है। और इस केस में जब एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कौन SHM परफॉर्म कर रहा है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यानी आपको वैल्यू निकालनी है y, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब y की वैल्यू निकालना बहुत आसान है।
अगर मैं इसे ओ नाम दे दूं, ठीक है, तो ए आप ओ नाम दे दूं और इसे क्या नाम दे दूं, एम। तो अब आप बताइए बीओएम ट्रायंगल में साइन थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? तो इन ट्रायंगल बीओएम, इन ट्रायंगल बीओएम अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम बाय ओ बी, ओ एम बाय ओ बी, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y बाय ए, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a साइन थीटा। आया कि नहीं आया? ठीक, अच्छा, ये इक्वेशन याद रखना, ये हमारी हर जगह काम आएगी। अभी आने वाली कुछ डेरिवेशंस में हमारी यही साइन थीटा इज इक्वल टू y बाई ए कई जगह काम आएगा। ऑल्दो आपको y इज इक्वल टू ए साइन थीटा याद रखना है। अच्छा, थीटा हमारा क्या है? इसको बोला जाता है एंगल, जिसे फिजिक्स में बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और एंगल इज आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वी नो दैट, मतलब हम नहीं जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है थीटा बाय टी। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू सांप सीढ़ी की तरह यहाँ रख दीजिए, तो फाइनल इक्वेशन क्या आती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। सबसे पहली इक्वेशन आई है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग व्हाट, एसएचएफ, ठीक है। और ओमेगा आपको पता है कि आप सबको पता है ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी, होती है कि नहीं होती है? तो ओमेगा अगर 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है तो y इज इक्वल टू एक और इक्वेशन लिखी जा सकती है, a साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अच्छा, कैपिटल टी क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक पूरा ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। मेरी बात समझ गए? अब आओ बच्चों हम लोग जरा इसका जिराफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा आपको बताता हूँ, अब चूंकि साइन का फंक्शन है तो एक बार जिराफ प्लॉट करने में कोई बुराई नहीं है। आइए जिराफ देखते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो हमारा स्मॉल टी आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा ये जो स्मॉल टी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्मॉल टी हमारा जनरल टाइम है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है? ये हमारा जो स्मॉल टी है इसे हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम टाइम पीरियड को कैसे डिवाइड करते हैं, आगे भी कई जगह काम आएगा। मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम यहाँ से चलना शुरू करता है, ओरिजिन से चलना शुरू करता है। आप बोलते हो ये समय है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू 0 पे हमारे पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू करा। अब पार्टिकल यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर पार्टिकल वापस यहाँ आएगा ओरिजिन पे, फिर पार्टिकल यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा ओरिजिन पे। यही तो होगा, पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा। मतलब हमारे पार्टिकल का अगर मीन पोजीशन देखें, पहले इधर जाना, फिर इधर आना, फिर इधर जाना, फिर वापस यहाँ आना। और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, t। और ये कहाँ से शुरू हुआ है, मतलब 0 से शुरू हुआ, t पर जाकर क्या होगा, एंड होगा। तो बीच का हर एक पोर्शन का टाइम कैसे डिवाइड करा जाए? अब टाइम भाई आप पीरियोडिक मोशन हो चाहे ऑसिलेटरी मोशन हो, फिक्स टाइम इंटरवल में अपने पाथ को रिपीट करेगा, यानी टाइम को इक्वली डिवाइड करा जा सकता है। तो अब देखो, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया पहले इधर जाना, फिर इधर आना, फिर इधर जाना, फिर इधर आना। टोटल कितने स्टेप हुए, 4। तो यानी कि टाइम को 4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लगेगा, t/4, फिर t/4 और ऐड कर दो तो यहाँ कितना लगेगा, t/4 प्लस t/4, यानी कितना हो जाएगा, t/2। फिर t/4 और लगेगा यहाँ तक जाने में तो हो जाएगा 3t/4, फिर t/4 और लगेगा यहाँ तक आने में, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t। यानी कि हमारा टाइम कितने हिस्सों में डिवाइड हो सकता है, 0, t/4, फिर t/2, फिर 3t/4 एंड फाइनली क्या आएगा, फाइनली हमारा टाइम आ जाएगा t। स्मॉल t के हुए कि नहीं हुए, 4 हिस्से, 0 से t/4, t/4 से t/2, t/2 से 3t/4, 3t/4 से t। अरे सृष्टि आवा। अच्छा, अब देखिए आगे क्या होगा। अब अगर मैं इसका जिराफ प्लॉट करूं, क्या प्लॉट करूं, जिराफ। अपनी सहेली को कंपनी देने आई हो? आपको तो पढ़ा हुआ था निशा जी, आपने भी छोड़ दिया। आओ सिखाऊं तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना। 1
ये पूरी वैल्यू कितनी है, ये क्या हो जाएगी फिर, माइनस ए, कितनी हो जाएगी, माइनस ए। क्लियर है? आओ तुमको मैं सिखाऊं। टाइम इंटरवल लेते हैं, 0 T/4 T/2 3T/4 T। अब देखिए हाँ, बस ये अभी हटा दूंगा, बस ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ फिर हटा दूंगा, उसका काम नहीं है। देखिए सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 पुट करो। हमारे पास इक्वेशन जो है वो है y इज इक्वल टू a साइन 2π/T इंटू स्मॉल t। अब स्मॉल t को सबसे पहले आप पुट करिए 0। जब स्मॉल t को आप 0 पुट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, स्मॉल 2 को 0 पुट करोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना होता है, 0, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 स्मॉल t पे। अब फिर t को रखेंगे कितना, T/2। जब t को T/2 रखोगे तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, हाँ T/4, जीरो के बाद आपका T/4 आ रहा है, तो T/4 रखोगे तो a साइन 2π/T इंटू T/4, t से t कैंसिल हो गया, साइन π/2 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। यानी कि जब t इज इक्वल टू T/4 है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, a। इसके बाद अगला टाइम रखेंगे हम लोग t इज इक्वल टू T/2, तो जब T/2 पुट करोगे तो y इज इक्वल टू a साइन 2π/T इंटू T/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, और साइन पाई फिर से 0 होता है, साइन पाई फिर से क्या होता है, 0, तो y इज इक्वल टू फिर से क्या आ गया, 0। इसके बाद हम लोग अगला टाइम रखेंगे t इज इक्वल टू 3T/4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a साइन 2π/T इंटू T/4। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे 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 3T/4, तो t से t कैंसिल, 2 2 4 कितना हो जाएगा, a साइन है, अब चुप हो जाओ, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, 3π/2। अब 3π/2 मतलब कितना, कि आपका हो गया साइन 120, साइन 120 -1 हो जाता है, तो -1 मतलब साइन नहीं, साइन 120 नहीं, कितना हुआ ये पाई प्लस साइन, अच्छा ये आता है ना साइन 3π/2 कैसे निकाला जाए, है नहीं पता तो बता देता हूँ, ए साइन, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस a साइन π/2 हो जाएगा, और साइन π/2 कितना होता है, साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो यानी ओवरऑल कितना है, -1, यानी आंसर आया -a, कितना आया, -a। और इसके बाद एक टाइम और हमारे पास बचा है, वो है क्या, t, तो जब t पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a साइन 2π/T इंटू t से t कैंसिल, साइन 2π, साइन 2π फिर से क्या हो जाएगा, 0, साइन 2π फिर से क्या हो जाएगा, यानी अलग अलग समय में हमें अलग अलग वैल्यूज पता चल गई t और y की। t जब 0 था तो y भी 0 था, t जब T/4 था y a था, t जब T/2 था ये फिर 0 था, t जब 3T/4 था ये -a था, और ये जब t हो गया तो क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर पहली वैल्यू आ गई, और T/4 पर कितना आया है, a, T/4 पर कितना आया, a, फिर कितना आया, 0, और 3T/4 पर क्या आया, फिर क्या हो गया, 0। हमारा ग्राफ बन गया, समझ गए मेरी बात को, ये साइन का ग्राफ होता है, किसका ग्राफ होता है। अब देखो साइन का ग्राफ भी आपको ये क्यों कहते हैं कि साइन का ग्राफ पीरियोडिक मोशन को शो करता है, क्योंकि देखो 0 से लेके T/2 यानी फर्स्ट हाफ में बॉडी हमारा ग्राफ पॉजिटिव एक्सेस में, मतलब ऊपर की तरफ फेज रहा, और सेकेंड उसमें नीचे की तरफ चला गया, यानी डायरेक्शन चेंज हो गई। मेरी बात समझ गए। अच्छा एक अब देखो इसको अगर यहाँ से रिलेट करो, ये फर्स्ट क्वार्टर 0 से T/4, तो 0 से T/4 में कहाँ पहुँचे, ये, फिर आया सेकेंड क्वार्टर, यहाँ पर ये आ गए, ये मतलब अगर यहाँ से देखो तो ये समय कितना 0, ये कितना T/4, ये कितना T/2, ये कितना 3T/4, और ये कितना T। तो अब आप देखो 0 से T/4 पे यहाँ, फिर इधर, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट
ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई। समझ आया कि नहीं आप सबको? तो स्क्रीन को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आप लोग जो है इसको स्क्रीन मैं रोक रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। तो देखिए तो अभी यहाँ पर हमने y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना ली। अब जब SHM परफॉर्म हो रहा है बच्चों, तो हमें और भी चीज़ों पे ध्यान देना है। वो क्या है? जैसे मैंने फेज़ के बारे में बताया था, फेज़ अभी बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं सारी इक्वेशन को एक साथ कर दूँ, नहीं तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। अब मैं जरा एनर्जी तक पहुँच जाऊँ ताकि आप आगे की रिकॉर्डिंग देख के उसको समझ सकें, ठीक है। फिर मैं फेज़ आपको बताता हूँ। सिंपल पेंडुलम से पढ़ा हुआ है सारा रिकॉर्डिंग। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बना ली, लेकिन एक पार्टिकल जब SHM परफॉर्म करता है बच्चों, तो SHM परफॉर्म करते हुए पार्टिकल के पास अपनी वेलोसिटी होती है, एक एक्सेलरेशन होता है, उसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है। तो ये सब क्या होती हैं, इनको अभी एक एक करके हम डिराइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी। क्या बात करते हैं? वेलोसिटी इन SHM। अगर SHM में मैं वेलोसिटी की बात करूं, अब वेलोसिटी हमें कहीं भी निकालनी, चाहे SHM हो चाहे कुछ भी हो भैया, वेलोसिटी का तो एक ही प्रिंसिपल है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हो जाएगा dy/dt। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू dy/dt। तो अब y की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। जब y की वैल्यू रख दूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? dy/dt ऑफ a sin ओमेगा टी। y की वैल्यू डाल दी है, क्या कॉमन आ जाएगा? a कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? dy/dt ऑफ sin ओमेगा टी। चेन रूल लगेगा या नहीं लगेगा? तो dy/dx ऑफ sin ओमेगा टी क्या हो जाएगा? ओमेगा cos ओमेगा टी। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, प्रोसेस नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो dy/dx ऑफ sin x ये हो जाता है cos x। क्या हो जाता है? लेकिन अगर dy/dx ऑफ sin kx है, कांस्टेंट भी साथ में आ जाए, तो k cos kx हो जाता है। क्या हो जाता है? k cos kx। और dy/dx ऑफ cos kx माइनस k sin kx हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को याद रखना। तो अब बताओ यहाँ पर dy/dt ऑफ क्या आ रहा है? sin ओमेगा टी। तो sin ओमेगा टी डिफरेंशिएट होके क्या आ जाएगा बताओ? ओमेगा cos, अबे उल्टा ना बोला करो, ओमेगा साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, जनरल इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, v इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, लेकिन यहाँ पर हमारी सारी बात समाप्त नहीं होती है। हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड करना है, थोड़े अच्छे उसमें लाना है। आइए 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 कर, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है। ये हटा रहा हूँ। अब देखिए कुछ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऑल्दो हमें आगे इसी इक्वेशन का भी यूज करना है, बट इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा बताइए, ये जो ओमेगा टी आ रहा है, इस रिलेशन से ओमेगा टी को फिर से क्या लिखा जा सकता है? थीटा। यानी आपकी वेलोसिटी हमारी जो आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा, ए ओमेगा कॉस थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। अरे रुक जाओ चाचा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो कॉस थीटा कितना आएगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ आ रही मेरी बात? यानी कि इसको लिखा जा सकता है v इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके इक्वल है? y/a, क्योंकि सेम वही डायग्राम वही रहेगा जो मैंने बनाया था। अच्छा, डायग्राम मैंने हटा दिया है, अभी दोबारा बना देता हूँ। तो a ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ए स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ गया ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। v इज इक्वल टू क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में इसी इक्वेशन का यूज करा जाएगा, जहां पर a एम्पलीट्यूड है और y डिस्प्लेसमेंट है। a एम्पलीट्यूड है, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसको हम लोग, अगर आप ये ट्रेजेक्ट्री x एक्सिस के लॉन्ग ले रहे होते तो v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ,
बस ये लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जरूरी नहीं कि हमेशा वाई स्क्वायर ही आए, आपका एक्स स्क्वायर भी आ सकता है। समझ गए मेरी बात को? अच्छा कैसे, जरा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने उसी एग्जाम्पल पर जाइए, ठीक है, उसी एग्जाम्पल पर जाइए कि हमारा एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर मैं डायमीटर ये बनाऊँ और ये बनाऊँ, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचता है और यहाँ से यहाँ पहुँचने पर सपोज उसका एंगल कितना कवर होता है, थीटा, ये ए था। अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दूँ तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, y, कितना आएगा, ठीक। इसे मैंने नाम दिया था O, ये A था, ये B था और ये क्या था, M। अब मेरे फार बच्चों, अगर यही परपेंडिकुलर मैं यहाँ ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा, x, क्या हो जाएगा, और ये रिलेशन किसका बनेगा, कॉज का। किसका बनेगा? तो इक्वेशन ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y इक्वल टू a sin थीटा आया है, तो x इक्वल टू a cos थीटा भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे साइन है चाहे कॉस है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात डेरिवेशन आती है इसकी? आ सकती है। अच्छा अब आइए जरा बात करते हैं फॉर v मैक्स वेलोसिटी मैक्सिमम। मैक्सिमम वेलोसिटी कब आती है, जब एक पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है। तो एक बड़े सिंपल से उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि मान लीजिए एक सिंपल पेंडुलम है, इधर गया फिर इधर आया फिर इधर गया फिर इधर आया। तो बताओ यहाँ से जब यहाँ गया तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो गई, यानी यहाँ तो कभी उसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो नहीं सकती है। यहाँ भी पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो गई, 0। लेकिन जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा, यानी यहाँ पर फिर से अगेन, मतलब पार्टिकल यहाँ से चला और फिर यहाँ पर पहुंचा, मीन पोजीशन पर जब पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मीन पोजीशन पे पहुंचना यानी y का क्या हो जाना, 0। y का क्या हो जाना, भाई आपका पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया तभी तो y डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे थे, जब वापस यहाँ पर आ गया ओरिजिन पे तो y क्या हो गया, 0। अरे नहीं समझे, यानी कि जब आपका पार्टिकल यहाँ से चला तो ये डिस्टेंस थी y, तो वापस जब यहाँ पर आएगा तो y क्या हो जाएगा, 0। यानी वेलोसिटी मैक्सिमम के लिए y क्या होना चाहिए, 0। यानी v मैक्स का फॉर्मूला, हाँ v मैक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये ओमेगा। इस पे भी न्यूमेरिकल है इसलिए ध्यान रखना, इसे स्टार बना दिया है। v मैक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये ओमेगा। तो वेलोसिटी सारी समझ आ गई कि नहीं आई? तो v का फॉर्मूला हमारा आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, जिसका यूज सिर्फ डेरिवेशन में होने वाला है। इसके अलावा हमें हमेशा ये दो फॉर्मूले से कोई यूज़ करना है और मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए a ओमेगा यूज़ करना है। अब आइए वेलोसिटी की जब चर्चा कर ली है तो एक्सेलरेशन चाचा को कैसे भूल सकते हैं, नाराज हो जाएंगे, हमको नहीं पूछा है, कहेगा कि SHM तो हमारे भी घर का है, हमको कोई सम्मान नहीं। हाँ चाचा कहाँ कह रही हैं, ऐसा क्या कह रही हैं कि हंसी नहीं रुक रही है, बता दीजिए तनिष्का जी। अरे दादा रे, आज ये कैमरा नखड़ा कर रहा है बहुत ज़्यादा, कह रहा है तुम रिवीजन करा रहे हो बार बार, ये मैं नहीं मानूंगा अब, है। एक्सेलरेशन इन SHM। अब SHM में एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाए? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, A50। देखो बड़ी फोन पे लगी हुई हो। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल टू आया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है हमारा क्या, a इज इक्वल टू dv/dt। लेकिन सृष्टि जी एक समस्या है, पूछे क्या? अरे रुक जाओ भाई, तो बता रहे थे बहुत जल्दी तुम्हारे घुमा। देखिए अब a एक्सेलरेशन भी है, a एम्पलीट्यूड भी है, तो कंफ्यूज आ जाओगे। तो इसके लिए आप इसे कैपिटल A लिख दो, ठीक है, या फिर अल्फा लिख दो। मैंने इसको अल्फा लिख दिया का मतलब ये नहीं कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये आपका अल्फा मैंने इसको सिंबल इसलिए दे दिया है क्योंकि कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में कैपिटल A से एम्पलीट्यूड लिख कर आ जाता है,
तो फिर कन्फ्यूजी आ जाओगे। तो इसलिए एक्सेलरेशन को क्या ले लिया, अल्फा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt, तो v की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो अल्फा इज इक्वल टू a ओमेगा, तो कॉमन आ जाएगा, क्या बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा, d/dt ऑफ cos ओमेगा टी। और बताइए cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अभी अभी मैंने आपको बताया है, माइनस, बहुत अच्छे, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल, जनरल इक्वेशन ऑफ फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग व्हाट, एम। अच्छा फिर से देखो, ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, थीटे, क्या लिख सकते हैं, तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन थीटे, और साइन थीटा कितना है, वाई बाई ए। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर वाई बाई ए। अरे होगा कि नहीं होगा, ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आ जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। क्या शो कर रहा है कि जब एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा था, आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी इक्वेशन पॉजिटिव है, लेकिन एक्सीलरेशन इक्वेशन के साथ कैसा साइन आया, माइनस का। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी जिधर डिस्प्लेस हो रही है, एक्सीलरेशन उसके क्या है, ऑपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर एक्सीलरेशन अपोजिट है, तो इसका मतलब न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स भी क्या होगा, अपोजिट। और फोर्स अपोजिट होने का मतलब क्या हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स बन गया। क्या बन गया, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यानी कि अगर कहीं किसी भी डेरिवेशन में आपको ये शो करना है कि शो दैट दिस पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम, तो आप बस किसी तरीके से उसके एक्सेलरेशन को y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले आइए विद नेगेटिव साइन। यानी कि अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, देन इट शोज दैट द पार्टिकल परफॉर्म व्हाट, एसएचएम। अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए विद नेगेटिव साइन, तो ये शो करता है कि पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मतलब फॉर्मूला आपको इसे याद रखना है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई भी हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर जेड भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस एक्सेस पे ऑसिलेशन ले रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो कंफ्यूज मत होना कि हमेशा वाई ही आएगा, एक्स भी आ सकता है। अब बात आती है एक्सेलरेशन मैक्सिमम की। एक्सेलरेशन मैक्सिमम की अगर हम चर्चा करें तो कब आएगा एक्सेलरेशन मैक्सिमम, फॉर अल्फा मैक्सिमम। जी हाँ, आइए, बहुत अच्छे, शाबाश। देखिए एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब आएगा, यहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, मिनिमम। बढ़ते बढ़ते यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, मैक्सिमम, क्योंकि उसने पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या कर दिया, जीरो। तो इसका अच्छा देखो, एक्सेलरेशन वाई पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी वाई पे डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। तो अब आपको एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए, तो आप खुद बताओ एक्सेलरेशन मैक्सिमम तभी आएगा जब वाई मैक्सिमम हो। और वाई मैक्सिमम मतलब क्या, एम्पलीट्यूड। क्या, एम्पलीट्यूड। यानी फॉर अल्फा मैक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, यानी अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यानी अल्फा मैक्सिमम हमारा जो होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए होता है। सुनिए फिर से ध्यान से सुनिए, सामने जी सुनिएगा ध्यान से। देखो वाई पे डिपेंड कर रहा है ना, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं। किस पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे। जब वाई जीरो तो अल्फा भी क्या हो गया, यानी यहाँ, ठीक, यहाँ पर वाई क्या है, जीरो, यहाँ पर वाई क्या है, ए। जब y जीरो हो गया तो अल्फा भी क्या हो गया, जीरो। ठीक है सर जी। जब y a के बराबर हो गया तो अल्फा क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और क्या पार्टिकल a से ज़्यादा डिस्प्लेस हो सकता है, नहीं, क्योंकि वो तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है। यानी एक्सेलरेशन मैक्सिमम माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से आएगा। समझे कि नहीं समझे? बच्चे कहते हैं कि हम समझ नहीं आ रहा सर जी ऐसा क्यों। अरे भाई देखो सीधी सी बात है, अल्फा वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो जब वाई मैक्सिमम होगा तो ए भी मैक्सिमम होगा, अल्फा मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, ए। यानी कि जब एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है तब उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। ठीक है, अरे नहीं समझे?
अच्छा अगर वी मैक्स बाई ए मैक्स कर दो तो क्या आएगा, अल्फा मैक्स, कोई रिलेशन आ जाएगा? क्या करोगे, हटा छोड़ो यार। लो डस्टर देव कहाँ है, ये रहा कहाँ, अच्छा ये लखाऊंगा। मतलब बाकी काम का नहीं है, नहीं चले चले दो चलो। आइए हाँ यार कुछ समय बाद ऐसा लग रहा है कोचिंगें तो इतनी खुल रही हैं, ऐसा कुछ समय बाद माइक आइए हमारे यहाँ पढ़ के देखिए दो क्लास में आइए, आपको मिलेगा, ऐसा मिलेगा ना, ऐसा ऑफर देंगे, पर्चे बांटेंगे। नहीं वो तो बंटते ही हैं, मैंने तो खैर आज तक नहीं लगाया कभी तो हाँ नहीं बांटते ना। अब थोड़े दिनों बाद वो अनाउंसमेंट भी, मतलब कोचिंग हर गली में चली तो 4 कोचिंग खुल गई हैं, ठीक है। तो मुझे थोड़ी देर लगता है सब्जी नहीं बेचते हैं, 2 रुपये किलो ऐसे बोलोगे, आइए हमारे ऐसे बोलते शुरू कर देंगे ना, सब बाहर खड़े रहेंगे माइक, तुम लोग अरे कोई बात नहीं, सारे कोचिंग वाले बहुत अच्छे हैं, ऐसे थोड़ी बोलेंगे आइए हमारे पढ़ के देखिए, आइए 2 रुपये किलो 500 रुपये पढ़ाएंगे, 200 रुपये पढ़ाएंगे, 100 रुपये पढ़ाएंगे, आप बस आ ही जाइए, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए एक्सेलरेशन इन एसएचएम, इसको कट करना ठीक है ना, कोई बात नहीं। देखिए ए सृष्टि समझाओ, अच्छा आइए जरा देखते हैं यहाँ पर अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, काइनेटिक एनर्जी इन हेसिचिम, इन व्हाट, हेसिचिम, काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम की बात करी जाए। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है साहब जी बताइए? हाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो k इज इक्वल टू हाफ एम, k इज इक्वल टू हाफ एम, और v की वैल्यू कितनी जरा बताइए? ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी k इज इक्वल टू कितना आ गया? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इन एस एच एम, काइनेटिक एनर्जी इन एस एच एम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं समझे? अच्छा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए यहां पर आता है पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक छोटा सा यहाँ पे डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो क्या है, देखो ये कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है नहीं कि हम बता दें mgh होती है, ये कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं हम बोलते हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। जहाँ पर हमारा, हालांकि ये उसे भी कर सकती है, बट मैं आपको एक थोड़ा सिंपल दूसरा वे बताता हूँ। देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि आपकी, अच्छा एक चीज़ आपको और यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, और यहाँ पर भी क्या होती है? 0। अच्छा वेलोसिटी मैक्सिमम है यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम, यानी एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पोजीशन पे होती है? मीन पोजीशन पे। तो अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या रहेगी? 0, ठीक। और यहाँ पर वेलोसिटी 0 है यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन इन बिटवीन, यहाँ बीच में कहीं जाओगे तो धीरे धीरे काइनेटिक किस में कन्वर्ट हो रही होगी? पोटेंशियल में हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होगी, नहीं बीच, यहाँ पर हमारी जो एनर्जी है वो प्योर काइनेटिक है, यहाँ पर जो एनर्जी वो प्योर पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ बीच में कहीं पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि काइनेटिक पोटेंशियल का कन्वर्जन हो रहा है, तो क्योंकि आपको पता ना एनर्जी के नीदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो काइनेटिक की कन्वर्ट होती है किसमें? पोटेंशियल में। तो पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हमने माना कि सपोज एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, और एसएचएम परफॉर्म करते हुए पार्टिकल का किसी भी टाइम पर मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट डी वाई कराया गया। कितना कराया गया? तो मैं यहां लिखता हूं वर्क डन टू शिफ्ट
the particle, to shift the particle up to dy distance, up to what? dy distance from its mean position in what? SHM. in what? SHM. मान लीजिए dw वर्क हुआ तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? अच्छा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, हुआ। अब देखो इसके कई तरीके हैं इसको जस्टिफाई करने के। कुछ जगह लिखा होता है, अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, आपको जो सही लगे आप वो लिख लीजिएगा। अब वो बोलते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? तो इसको लिख देते हैं एम एल्फा इंटू डी वाई, और अल्फा की वैल्यू कितनी है आप देख लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अरे है कि नहीं? तो बोलते हैं टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मतलब माइनस साइन इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि बॉडी अपनी मीन पोजीशन से, मतलब जो माइनस साइन से भी इंडिकेट करता है कि रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हमारा ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के और बॉडी को उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया। अरे हाँ ना बोलो यार। पहला लोग क्या बोलेंगे, बुक्स में आपको क्या मिलेगा? सही है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आपको जैसे जस्टिफिकेशन मिल रहा है कर लीजिए, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अभी आप ये बताओ कि मैंने बॉडी पर फोर्स लगाया। अब कुछ लोग लिखेंगे कि हमने जब इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस करा तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो बोलते एक मैग्नीट्यूड ओनली, टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड ओनली मतलब आप माइनस साइन हटा दो, ठीक है। हालांकि ये एक तरह से आपको मतलब होता है ना कि धोखा देने की एक वो है कि हाँ ठीक है चलो किसी तरह से माइनस साइन का कहाँ झंझट निपटाएं, ऐसे बोलते तो आपको पहला, लेकिन लिख दोगे तब भी ठीक है। फिर दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि भाई, कुछ लोग क्या बोलते हैं, मतलब कुछ आपको जगह ऐसा सुनने को मिल भी जाएगा कि भाई हमने बॉडी को ऐसे डिस्प्लेस करा डी वाई, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। क्या लगाया? और किसी भी टाइम पर हमारा एक्सटर्नल फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल था, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो इसके बराबर होगा, और साइन क्या हो जाएगा? इसके ऑपोजिट, तो प्लस ले लेते हैं। ये भी ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ क्या है। बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई? तीसरी सिचुएशन ही मैं लिखूंगा, यही आप भी लिखना, मेरे को ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि हाँ ठीक है समझ आता है कि हम शुरू से यही पढ़ रहे हैं तो अभी भी जस्टिफाइड होता है। अभी आप बताओ हमने बॉडी को मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस कराया? हमने डिस्प्लेस कराया, तो रीस्टोरिंग उसके अपोजिट आया होगा कि नहीं आया होगा? तो अगर हम रीस्टोरिंग फोर्स की कैलकुलेशन को देखें, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? क्योंकि फोर्स अपोजिट है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का साइन कितना होगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा एंगल कितने का बना रहेगा? 180। मैंने आपको बताया था एसएचएम में हमेशा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के क्या आता है? अपोजिट। यानी अगर फोर्स इधर की तरफ है बॉडी, जैसे कि आप इधर देखो कि अगर आपकी बॉडी इधर की तरफ गई है, इस तरफ मूवमेंट हुआ है, तो रीस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट आया होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की हमेशा क्या होगी? अपोजिट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं तो एंगल 180 का बन जाता है, और वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा, तो cos 180 -1 होता है, यानी कैसा साइन आ जाएगा? माइनस का। इतनी डिटेल जो देने की जरूरत नहीं, आपने माइनस एफ इंटू डी वाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, जहां पर मैं इसको FR लिख देता हूं, मतलब रीस्टोरिंग है। क्या है? रीस्टोरिंग। अब FR हमारा हो गया एम एल्फा इन जनरल। अरे हुआ कि नहीं हुआ? और बाहर कौन सा साइन आ रहा है? अरे इधर देखो, बाहर कौन सा साइन आ रहा है? माइनस का, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस एम, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ गया? एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है? अरे नहीं समझे? माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि बॉडी जिधर डिस्प्लेस हुई है रीस्टोरिंग उसके ऑपोजिट है, और F इज इक्वल टू एम एल्फा, एल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया था, तो ये दोनों मिलके पीलेस हो गए। क्या हो गए? पीलेस। नेट वर्क डन क्या निकालेंगे? अब जब नेट वर्क डन निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने का मतलब बाबलू, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हो गया? बाबलू इज इक्वल टू, लिख दूं क्या प्रॉपर? समझ जाओगे ना? अरे टाइम हो गया, अभी बहुत जीना है तुम लोगों को। एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई फ्रॉम 0 to y, फ्रॉम 0 to, मेरी बात समझ गए?
अब वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाय टू। बाबलू इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाय टू। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 0 से y, अपर लिमिट माइनस, यानी क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। जी हाँ, आपके शहर में पहली बार ठीक है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आया कि नहीं आया। अच्छा अब एक बात बताइए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया, वर्क हमेशा किसके इक्वल होता है, एनर्जी के। सो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, अरे समझे कि नहीं समझे, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इन हेसेचएम, पोटेंशियल एनर्जी इन हेसेचएम। क्लियर है मेरी बात। अच्छा ना टोटल एनर्जी इन एसएचएम निकालते हैं, बहुत अच्छे। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू के प्लस क्या हो जाएगा, U। अच्छा बताओ K की वैल्यू कितनी है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बताइए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब आप इसको अंदर की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस हाफ, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी E कितना आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हाँ ना बोले, तोड़ दो। टोटल एनर्जी इन क्या आ गया, एसएचएम। तो आपने क्या क्या देखा, आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा, आपने वेलोसिटी के बारे में देखा, आपने एक्सेलरेशन के बारे में देखा, आपने काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखा, आपने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा। आपने पूरा वहां तक कंप्लीट कर लिया जहां तक आपका रिकॉर्डिंग से पहले वाला। समझ गए मेरी बात को। इसके बाद आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एक मिनट जरा, एक रुकना जरा, रुकना।